हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ राजनीति विज्ञान की इस क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में। इस वीडियो का ये पार्ट 2 है इस विषय के बारे में कि राजनीति विज्ञान का स्वरूप क्या है। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम देख चुके हैं कि कुछ विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। तो राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो तर्क थे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की इसके पार्ट 1 में। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि राजनीति विज्ञान को जो विज्ञान मानने वाले विचारक हैं वो कौन कौन हैं और उनका क्या तर्क है कि वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पीछे इनके ठोस तर्क हैं। उन्हीं तर्कों पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान कैसे है। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में जो ठोस तर्क ये देते हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान के जो विज्ञान नहीं मानने वाले जो विचारक हैं जैसे कि बकल, काम्टे जैसे विचारक जो मानते हैं कि ये राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उन विचारकों को जवाब देते हुए ये विचारक जो कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं वो ये तर्क देते हैं, ये बात कहते हैं कि इनका जो दृष्टिकोण है वो संकुचित और त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि बकल और काम्टे जैसे विचारक ये मान करके चलते हैं कि विज्ञान केवल वो है जिसके बारे में कारण और कार्य में सटीक संबंध पाया जाता है या जो भी उन्होंने तर्क दिए, जबकि विज्ञान केवल मात्र भौतिक विज्ञान की तरह का विज्ञान ही नहीं होता। विज्ञान की परिभाषा को अगर व्यापक करके देखा जाए तो राजनीति विज्ञान अवश्य ही एक अच्छा विज्ञान है और विज्ञान की कसौटी पर पूर्णतया खरा उतरता है। तो गार्नर ने विज्ञान की एक ठीक परिभाषा दी है और अगर उस परिभाषा की कसौटी पर अगर राजनीति विज्ञान को कसा जाए तो राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान साबित होता है, जैसे कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी थी। गार्नर के शब्दों में अगर विज्ञान की परिभाषा हम देखें तो गार्नर ने कहा है कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध हो, क्रमबद्ध हो और वर्गीकृत किए गए हों। इसके अलावा चैम्बर्स डिक्शनरी ने भी विज्ञान की परिभाषा इस तरह से दी है कि विज्ञान वो ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित हो, क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। तो इन परिभाषाओं के संदर्भ में जब हम राजनीति विज्ञान पर विचार करते हैं इसकी वैज्ञानिकता के बारे में, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, आइए उन तर्कों के बारे में एक बार हम नज़र डाल लेते हैं, उनको स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि ये विज्ञान होने के पक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो तर्क इसके विज्ञान होने के पक्ष में हम दे सकते हैं वो ये है कि राजनीति विज्ञान का जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। क्योंकि जो हमने परिभाषाएं देखी गार्नर की और चैम्बर्स डिक्शनरी की, उसमें ये प्रमुख तथ्य है कि ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो वो विज्ञान होता है। अब इस आधार पर अगर हम विज्ञान के इस सर्वप्रथम लक्षण के आधार पर हम राजनीति विज्ञान को देखें तो ये पूरे तौर पर राजनीति विज्ञान में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और अन्य जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, धारणाएं हैं, विचार हैं, उन सब का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर ही वर्तमानकालीन स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन की हम बात करें तो उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके उनको देखा जाता है। तो विषय के अंतर्गत पाए जाने वाले इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के ये निश्चित प्रमाण हैं और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। जो दूसरा तर्क दिया जाता है वो ये है कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व और एकरूपता है।
जैसा कि इसके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये स्थायी नहीं है, इसमें एक रूपता नहीं है, जबकि इसके पक्ष में हम यही तर्क देते हैं कि इसके ज्ञान में एक रूपता है, इसके सिद्धांतों में, इसकी प्रकृति में स्थायित्व है। अध्ययन सामग्री के आधार पर अगर हम इसको देखें तो इसको विज्ञान मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो अध्ययन सामग्री है उसमें कुछ सीमा तक स्थायित्व और एकरूपता विद्यमान होता है। हालांकि मानव व्यवहार कोई जड़ पदार्थ नहीं है जो किसी जड़ वस्तु के समान एक रूप हो सके, लेकिन फिर भी परिवर्तनशील होने के साथ साथ फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य का राजनीतिक आचरण एक निश्चित प्रकार का ही होगा। यानी परिवर्तनशील है, लेकिन उस परिवर्तनशील स्वभाव की व्याख्या भी वैज्ञानिक तरीके से की जा सकती है। मनोविज्ञान इसी विषय पर आधारित है कि मानव स्वभाव की कुछ निश्चित दिशा में व्याख्या की जा सकती है, उसके आचरण को निश्चित दिशा में उसको जाना जा सकता है। तो ये पूरी तरह से उलूल जुलूल या फिर मनमाने तरीके का व्यवहार नहीं है, बल्कि इसमें स्थायित्व और एक रूपता पाई जाती है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में अगर हम कहें इसी बात को, तो मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एक रूपता और समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुत बार समान प्रकार के काम करता है। और ये बात निश्चित रूप से सटीक है, सही है, और इसीलिए राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन सामग्री है, प्रकृति है, उसकी स्थायित्व और एकरूपता के आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने में कोई कठिनाई नहीं है। फिर देखते हैं हम तीसरा जो तर्क है वो सर्वमान्य तथ्य। इसके जो विपक्षी विचारक हैं उनका मानना है कि इसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे 2 और 2 4 जैसे कोई सर्वमान्य तथ्य नहीं है, लेकिन राजनीति विज्ञान में 2 और 2 4 जैसे सर्वमान्य तथ्य भले ही न हो, लेकिन कुछ सर्वमान्य तथ्य अवश्य हैं। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के सर्वमान्य तथ्यों का प्रतिपादन करते हुए लिखा था कि यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो ग्रस्तों की तो बात ही क्या, वानप्रस्थ और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप से प्रयोग करने पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य रहता है। और ये तथ्य एक सर्वमान्य तथ्य है हमारे समाज में, चाहे वो किसी भी देश काल परिस्थिति में हो। इस प्रकार कुछ अन्य बातों पर भी हम सभी सहमत हैं, जैसे कि लोक सेवाओं के सदस्य स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए, लोक सेवक तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, असमानता, जातिवाद, निरक्षरता और अत्यधिक निर्धनता ये प्रजातंत्र के लिए खराब चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में मतैक्य का जो अभाव है उसका कारण विषय का अवैज्ञानिक होना नहीं है, बल्कि देश काल के अनुसार परिवर्तित होने वाली मानवीय प्रकृति और संबंधित विचारकों की भावनाओं का भेद है। तो इसमें जो पहली बात तो इसमें सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं। दूसरा, सर्वमान्य तथ्य जो हैं उसके आधार वो जो उस सर्वमान्य तथ्यों की अवैज्ञानिकता नहीं है, बल्कि मानवीय प्रकृति में जो अंतर पाया जाता है और कुछ विचारकों की भावनाओं का भी उनको देखने के नज़रिए का फर्क हो सकता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनमें सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। अब देखते हैं हम चौथा तर्क, जो ये कहता है कि कार्य और कारण में, राजनीति विज्ञान में भी कार्य और कारण में संबंध पाया जाता है, जबकि इसके विपक्षी विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में इस तरह का कार्य कारण संबंध नहीं पाया जाता। इसमें संदेह नहीं है कि पदार्थ विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है उनकी तरह से राजनीति विज्ञान में कारण और कार्य का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन में कुछ सामान्य परिणाम निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो जनता का असंतोष, शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार, आर्थिक असमानता, ये सब विद्रोह के कारण रहते हैं। इस बात पर जो कारण और कार्य संबंध है हम आसानी से देख सकते हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण से जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और शासकों को बिना किन्हीं प्रतिबंधों के शासन शक्ति प्रदान कर दी जाए तो वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये जो कुछ कारण और कार्य बताए गए हैं उनमें
एक सामान्य सा संबंध हम देख सकते हैं। ब्राइस के कथन को हम यहाँ कोट कर सकते हैं कि मानवीय कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, इन्हें श्रृंखलाबद्ध करके सामान्यतया प्रचलित प्रवृत्तियों के परिणाम के रूप में उनका अध्ययन भी किया जा सकता है। यानी मानव के जो कार्य हैं उनको कार्य कारण के रूप में हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। इसी तरह से पांचवा तर्क ये देते हैं कि राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण दोनों संभव है। पर्यवेक्षण और परीक्षण दोनों संभव है। हालांकि ये चूंकि जो भौतिक विज्ञान है उससे भिन्न विज्ञान है, इसलिए इनके पर्यवेक्षण और प्रयोग जो है वो भौतिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं के समान प्रयोग नहीं होते। पर्यवेक्षण की पद्धति के आधार पर लोकतंत्रवाद और दूसरी शासन पद्धतियों का अध्ययन करते हुए हम ये सामान्य परिणाम निकाल सकते हैं कि दूसरी शासन पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र लोकहित के प्रति अधिक सजग रहता है। तो ये एक प्रकार का प्रयोग ही है कि हम लोकतांत्रिक जो पद्धतियां हैं उनको लागू करें और उसका रिजल्ट हम समाज में देख सकते हैं। फर्क केवल पद्धति का है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में हम एक निश्चित परिस्थिति में जो नियंत्रित परिस्थितियां होती है, निश्चित कक्ष में बैठ करके निश्चित इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रयोग करते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान क्योंकि एक समाज विज्ञान है, समाज से संबंधित है, व्यक्तियों से संबंधित है, तो उसके इंस्ट्रूमेंट और उसकी परिस्थितियां बदल जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण और प्रयोग नहीं होते। हालांकि जो भौतिक विज्ञान है उनकी तरह से प्रयोगशालाओं में बैठ करके ये प्रयोग नहीं होते, जबकि राजनीति विज्ञान में जो प्रयोग है वो सदैव चलते रहते हैं, क्योंकि एक तरह से पूरा मानव जगत है वो ही इसकी प्रयोगशाला है। चाहे प्रत्येक नया कानून बनाया जो जाता है, वो प्रत्येक नई संस्था की स्थापना, प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक नया प्रयोग ही तो होता है हमारे समाज के लिए, जो राजनीति विज्ञान का एक प्रयोग होता है, जिसमें हम किसी भी नीति की सफलता और असफलता का आकलन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम जो अगला तर्क जो दिया जाता है वो हम देखते हैं भविष्यवाणी की क्षमता। राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता भी पाई जाती है, क्योंकि जो प्रयोग इसमें किए जा सकते हैं उन प्रयोगों के आधार पर कुछ भविष्यवाणियां हैं वो अवश्य ही की जा सकती है। हालांकि पूरी तरह से जो प्रयोगशालाई विज्ञान है, जो भौतिक विज्ञान है, उनकी तरह से भले ही नहीं की जा सकती हो, लेकिन हम निश्चित रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह से वो सटीक और निश्चित गणना पर आधारित भले ही न हो, लेकिन उनमें राजनीति विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती है उनका कुछ आधार होता है, अध्ययन होता है, प्रयोग और परीक्षण होते हैं, और उनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि सही रूप में भविष्यवाणी की क्षमता को ही विज्ञान की कसौटी मान लिया जाए एक तरह से कि राजनीति विज्ञान में सटीक भविष्यवाणी नहीं हो सकती, तो राजनीति विज्ञान में भले ही सटीक भविष्यवाणी नहीं होती, लेकिन कुछ कारणों के आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर आने वाली घटनाओं के बारे में कहा जा सकता है, चेतावनी दी जा सकती है। हालांकि अगर हम बात करें सटीक भविष्यवाणी की, तो कुछ जो विज्ञान है उनमें भी तो सटीक भविष्यवाणी नहीं हो सकती, जैसे जलवायु विज्ञान है, ऋतु विज्ञान है, तो उनकी भविष्यवाणियां भी कई बार गलत हो जाती है। तो एक तरह से हम देखें तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, भले ही वो भौतिक विज्ञानों के समान विज्ञान नहीं है, लेकिन भौतिक विज्ञानों के समान होना ही विज्ञान होने का एकमात्र कारण, एकमात्र कसौटी नहीं है। विज्ञान की परिभाषा व्यापक है, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान जो निश्चित आधार पर तथ्यों को प्रकट करता है, कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, वो ज्ञान राशि विज्ञान है। अगर इन तथ्यों के आधार पर, इन कसौटियों के आधार पर हम राजनीति विज्ञान को कसें, तो राजनीति विज्ञान निश्चित रूप से एक विज्ञान है। तो इस तरह से इस विषय के लिए विज्ञान का दावा करते हुए हम होल्टजन डार्फ
के शब्दों को दोहरा सकते हैं, जिसमें हम कहा गया है, दावा किया गया है कि राजनीति विज्ञान एक निश्चित विज्ञान है। होल्टजनडार्फ ने यह दावा किया है कि ज्ञान भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबद्ध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। इसी तरह से सर फ्रेडरिक पोलक ने भी विश्वास व्यक्त किया है कि जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है, उसी भाव में और उसी तरह लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी एक विज्ञान है। इसलिए राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तो ये हमने देखे राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में तर्क। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में किस तरह से देखी जा सकती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए।